नमस्कार, कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार आम जनता से कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत करके ये पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। तो आइए आपको बता दें कि इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर अंशुल जायसवाल जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज की मुहिम है कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनके तमाम सवाल हैं कोरोना से जुड़े हुए, वैक्सीन से जुड़े हुए, ब्लैक फंगस से जुड़े हुए, इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें घर बैठे ही मिल सके। अंशुल जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। वो सवाल चाहे आपका कोरोना से जुड़ा हुआ हो, पोस्ट सिम्टम से जुड़ा हुआ हो, या फिर ब्लैक फंगस से जुड़ा हो, या फिर वैक्सीन से जुड़ा हुआ आपका सवाल क्यों ना हो, आपके तमाम सवालों का जवाब अब से कुछ ही देर में डॉक्टर अंशुल जायसवाल देंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हुआ है, उसके बाद से लगातार पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम दर्शकों के सवाल हैं कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं और पोस्ट कोविड सिम्टम्स से कैसे बचा जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। बस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके आपको अपना सवाल पूछना है। तो वहीं आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कुल 84,542 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 1.22 लाख मरीजों ने कोरोना को मात दी है। और बीते 24 घंटे में 3,996 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दिन में 397 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और राज्य में 24 घंटे के अंदर 35 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एक दिन में 1240 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 1240 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। इंदौर में एक दिन में 117 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। तो साथ ही आपको बता दें कि भोपाल में 24 घंटे में 97 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जबलपुर में 34 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ग्वालियर में बीते एक दिन में 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं उज्जैन और बैतूल में एक दिन में 8 नए मामले सामने आए हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर अंशुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे डॉक्टर अंशुल का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में। जी धन्यवाद। डॉक्टर अंशुल जी, जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ेंगे अपना सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, तीसरी लहर जिस तरीके से आने को है, लगातार ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों का कि तीसरी लहर आएगी और वही दूसरी लहर का कहर कुछ ही समय पहले खत्म हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर, ऐसे में आपसे यहाँ पर ही जानना चाहेंगे कि अगर तीसरी लहर भारत में प्रवेश करती है, तीसरी लहर अगर हमें देखने को मिलती है, तो तीसरी लहर का प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? क्योंकि दूसरी लहर में हमने बहुत कुछ देख लिया डॉक्टर, हमने तमाम मौतें देख ली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को घुटने टेकते हुए भी देख लिया। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल छिंदवाड़ा से। जैसा कि आपने कहा कि सही कहा कि दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। और ये जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, पर उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी जिला अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की व्यवस्था की जा रही है। और अभी ये मानना जा रहा है कि तीसरी लहर में हो सकता है संभवतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित हों, तो सभी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड स्पेशली तैयार किए जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर बेड्स हो, प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अभी इंडिया में शुरू हो चुकी है और अब सबको वैक्सीन लगना शुरू हो चुके हैं। सेकेंड लहर से पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे और लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। वैक्सीन कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है और जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन काम हो रहा है, तो संभावना कम है कि तीसरी लहर खतरनाक हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यदि वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो संक्रमण की दर बहुत कम होगी और संक्रमण का प्रभाव भी बहुत कम होगा। लेकिन चूंकि अभी वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रही है, तो बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों में एक्सपोजर कम हो और स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, पूरे बच्चों के वार्ड तैयार कर रहा है। तो
तो तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर बचाव में कोई भी कमी नहीं करनी है। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमें बचाव में कोई भी कमी नहीं करनी है। लेकिन डॉक्टर, जिस तरीके से हमने डॉक्टर अंशुल जिस तरीके से हमने दूसरी लहर को देखा, दूसरी लहर में हमें तमाम चीज़ें देखने को मिली, लेकिन डॉक्टर अगर तीसरी लहर को लेकर बात करें, खैर हम कामना तो यही करते हैं कि तीसरी लहर का कहर भारत में न दिखे, लेकिन डॉक्टर अगर माना जाए तीसरी लहर आती है तो तीसरी लहर में स्थितियां किस तरीके से होंगी, किस तरीके से उनसे बचा जाएगा? तीसरी लहर में भी जैसा कि अभी आपको बताया कि अभी हमें सेकंड लहर में समझ में आ गया कि यदि आपको कोरोना के इन्फेक्शन के सिम्टम लगते हैं तो हमें देरी नहीं करना है। ये लहर में हमें ये देखने को मिला कि अधिकतर मरीज इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। सिम्टम जब बहुत बढ़ जाते हैं उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। तो सबसे पहला बचाव का तरीका तो यही है कि यदि आपको थोड़े भी सिम्टम है, जरा थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी खांसी भी आती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। भले ही वो कोरोना इन्फेक्शन ना हो तो भी अपने को दिखाना जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतनी संभावना है कि आप उतने जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जितने लोगों ने जल्दी इलाज शुरू किया उनमें मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम है। जो लोग बहुत लेट ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं वो लोग सीरियस स्टेट में आते हैं, उसके बाद फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बचाव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग तो करना ही है, लेकिन सिम्टम आने पे लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो हम ज्यादा सीरियस सिम्टम में नहीं पहुंच पाएंगे। जी डॉक्टर अंशुल, आपसे यहाँ पर अब बात करेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में। डॉक्टर, पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि तमाम दर्शकों के मन में ये सवाल है, जहन में उनके सवाल है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं और इन पोस्ट कोविड सिम्टम्स की पहचान कैसी होगी और इनको रोका कैसे जाएगा? देखिए, पोस्ट कोविड सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन अभी सबसे देखा जा रहा है, सबसे पहले थकान सभी मरीजों को अनुभव होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से थकान बहुत होती है। तो कमजोरी की वजह से हमें दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो पोस्ट कोविड में जो थकान है उसके लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है और साथ में जो इम्यूनिटी के लिए अपन मल्टीविटामिन गोलियां लेते हैं वो लेना बहुत जरूरी है। सेकेंड सिम्टम जो लोगों में देखा जाता है, खांसी बहुत दिनों तक चलती रहती है, उससे घबराना नहीं है। कोरोना के ठीक होने के बाद भी करीब 2 से 3 महीने तक खांसी चल सकती है, तो वो नॉर्मल कफ सिरप और नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाती है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। पोस्ट कोविड जो अभी एक खतरनाक चीज उभर के आई है वो है म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, जिसको हम सुन रहे हैं। वो ही एक बीमारी जो एक खतरनाक रूप ले रही है, एक नई महामारी का रूप बन रही है। इस बीमारी में सबसे पहले जो ब्लैक फंगस है नाक में एंटर होती है, तो सबसे पहले सर्दी होती है, नाक बंद होती है, गालों और नाक में दर्द होता है। तो ये सिम्टम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि पोस्ट कोविड किसी व्यक्ति को सर्दी हो रही है या कोई नाक बंद हो रही है या नाक से गंदा डिस्चार्ज या खून आ रहा है नाक से, दांत में या जबड़ों में दर्द हो रहा है या आंख में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। जो ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं वो काफी मोर्टेलिटी रेट उसका ज्यादा है, कोरोना से भी मोर्टेलिटी रेट उसका ज्यादा है। तो यही एक सिम्टम है जिसका हमें बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल सचेत रहना है इन सिम्टम से। जी डॉक्टर अंशुल, जिस तरीके से आपने बात कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की छेड़ी है, अगर ब्लैक फंगस को लेकर बात की जाए तो इस वक्त ब्लैक फंगस के मामले बेहद अधिक पूरे भारत के हर क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। डॉक्टर, अगर ब्लैक फंगस को लेकर बात की जाए तो ब्लैक फंगस को हम किस तरीके से फैलने से रोक सकते हैं और किस तरीके से इससे बच सकते हैं? ठीक है, ब्लैक फंगस एक्चुअली सभी पेशेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल, पहले भी ब्लैक फंगस मौजूद था, कोरोना के पहले भी ये बीमारी हुआ करती थी, लेकिन ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों में ज्यादा होता है जिनमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, जैसे कि कैंसर के मरीज या जिनको लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी हो, उन मरीजों में। कोरोना के समय इलाज में मरीजों में स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है इलाज के लिए, उस स्टेरॉइड की वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है। तो वो मरीज जिनको आईसीयू में एडमिशन लेना पड़ा हो कोरोना के समय, जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन चली हो, जिनको डायबिटीज की बीमारी हो, उनमें ये खतरा ज्यादा है ब्लैक फंगस का। तो इन मरीजों को ये ध्यान रखना है कि कोरोना के समय भी और कोरोना ठीक होने के बाद भी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अपनी पर्सनल हाइजीन, अपन जो मास्क लगा रहे हैं डेली नया मास्क पहने, आसपास कोई भी गंदगी जमा ना होने दें, खासकर जैसे बासा सड़ा हुआ खाना कहीं पड़ा रहता है तो उसमें फंगस बहुत जल्दी पनपती है। शुद्ध ताजा खाना ही खाएं, बिल्कुल पौष्टिक आहार लें। और खासकर जो मरीज भर्ती है आईसीयू में, उनके लिए भी ये बोलूंगा कि ऑक्सीजन जो अपन यूज करते हैं, ऑक्सीजन मास्क जो यूज करते हैं, वो डेली साफ होना चाहिए। ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर यूज होता है उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज होना चाहिए। जितना आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे उतना अपन ब्लैक फंगस से बच पाएंगे। आम आदमियों के लिए ये कहूंगा कि
अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अननेसेसरी स्टेरॉइड का उपयोग ना करें। जब तक डॉक्टर आपका सलाह ना दे तब तक स्टेरॉइड का उपयोग ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड एक पॉजिटिव फैक्टर है ब्लैक फंगस होने का। तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इलाज लें अपन। जी 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 डॉक्टर। डॉक्टर अंशुल, यहाँ से आपसे एक सवाल और ब्लैक फंगस से जुड़ा जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस को लेकर सभी के मन में ये बात बहुत चल रही है कि क्या कोरोना होने के बाद ही ब्लैक फंगस होगा, या किसी आम व्यक्ति को जो स्वस्थ है, जिसे कोई बीमारी नहीं है या जिसे पहले कोरोना नहीं हुआ है, क्या उससे भी ब्लैक फंगस हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना के आने के पहले भी मौजूद थी। जी, बिल्कुल। लेकिन ब्लैक फंगस एक स्वस्थ इंसान में को अफेक्ट ज्यादा नहीं करता। जी। फंगस उन्हीं इंसानों में ज्यादा असर दिखाता है जिनमें रोगों से लड़ने की यानी इम्यूनिटी पावर अपनी कम हो। जी। इम्यूनिटी पावर कम, यूजुअली कोई क्रॉनिक लंबी बीमारी चल रही हो अपने को, जैसे कैंसर की बीमारी या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या लंबे समय से डायबिटीज चली आ रही है, उन मरीजों में ब्लैक फंगस के असर होने की संभावना ज्यादा है। कोरोना के बाद इसका असर ज्यादा इसलिए दिखा है क्योंकि कोरोना वैसे ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है। साथ में कोरोना के इलाज के लिए स्टेरॉइड का उपयोग भी बहुत हो रहा है, वो भी इम्यूनिटी कम करता है। इसलिए ब्लैक फंगस का असर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन एक स्वस्थ इंसान को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली अपने शरीर में एंटर करता भी है तो अपना शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़के इसको ठीक कर देता है। इससे सभी इंसानों को, सभी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ खास मरीज जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको सावधानी रखने की जरूरत है। जी। डॉक्टर अंशुल जैन यहाँ पर, अंशुल जी माफ कीजिएगा, जायसवाल जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम इस वक्त ब्लैक फंगस को देख रहे हैं, ब्लैक फंगस के कहर को देख रहे हैं, तो ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि हमने तमाम चीजें देखी, तमाम खबरें हमने देखी और तमाम ऐसे केस देखे जहां पर व्यक्ति को या महिला को ब्लैक फंगस हुआ तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, या सुनने में तो यहाँ तक आया कि शरीर का वो अंग उनके शरीर से अलग करना पड़ा ताकि जो फंगस है वो पूरे शरीर में ना फैल जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्लैक फंगस कोरोना से ज्यादा खतरनाक महामारी के रूप में सामने आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फंगस जो है ये बहुत तेजी से फैलता है। यदि किसी इंसान को संक्रमण हो जाता है फंगस का और हम थोड़ी भी देरी कर देते हैं तो ये बहुत तेजी से शरीर के अंदर फैलने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि फंगस सबसे पहले नाक से एंटर करता है। नाक में सर्दी, अपनी कोई नाक बंद होगी और फिर जब यहाँ गाल में फैलता है, गाल और जबड़े पे दर्द होने लगता है। यदि इसी समय हमने कान नाक गला के डॉक्टर को दिखा लिया और प्रॉपर इलाज शुरू कर दिया तो काफी चांसेस होते हैं कि आगे बढ़ने से उसको रोका जा सकता है। कई पेशेंट इस स्टेज पे नहीं दिखाते और लेट प्रेजेंट करते हैं, तो उन पेशेंट में ब्लैक फंगस आंख में ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। ऑर्बिट में एंटर करने में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां के जितने भी सारे टिश्यू है आंख के चारों ओर के, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। फंगस में ये समस्या है कि जिस भी भाग को उसने इन्वॉल्व किया है उस भाग को काट के अलग करना पड़ता है ताकि वो आगे ना फैल पाए। दवाई से कई लोगों में ठीक नहीं हो पाता, जिसलिए दवाई चल रही है एम्फोटेरिसिन भी, उससे बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता। आंख में जाने के बाद यदि ये आंख के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया तो इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। 60-70% मोर्टेलिटी रेट होता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद 80-90% मोर्टेलिटी रेट पहुंच जाता है। तो लोगों को ये ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस के सिम्टम है सर्दी और दांतों में दर्द, उसी समय यदि अपन डॉक्टर सलाह लें तो उससे बचा जा सकता है। जी जी। डॉक्टर अंशुल, यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने पहली लहर देखी, पहली लहर में हमें सब कुछ ठीक ठीक दिखा, ये कह सकते हैं कि हाँ आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे, लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन जब दूसरी लहर सामने आई तो स्थितियां अचानक से बिखर गई। ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली और लोगों के शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो डॉक्टर वहीं तीसरी लहर आने को है, हर कोई केवल तीसरी लहर की बात कर रहा है, तो क्या डॉक्टर तीसरी लहर में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? और दूसरी लहर को अगर लेकर बात करें तो डॉक्टर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दूसरी लहर में लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा देखने को मिली? नहीं सर, ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर अंशुल एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। इसी बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित, उनका रुक कर लेते हैं। पूछिए अमित, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे अब कोरोना कम हो गया है ना, अब कोरोना में कोई मतलब अब डरने की बात नहीं है, ऐसा सब कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो क्या अभी भी हमको डबल मास्क ट्रिपल मास्क पहनने की जरूरत है कि अब सिंगल मास्क में, कॉटन के मास्क में, कपड़े के मास्क में काम चल जाएगा हमारा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोरोना कम हो गया है, उसकी संक्रमण की दर कम हो गई, ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन साथ में डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि बचाव में कोई कमी नहीं करनी है। कोरोना की अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
जैसा कि अभी हम सब बात करें कि तीसरी लहर फिर से आ सकती है, तो हमें बचाव के काम में कोई भी कमी, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मास्क अपन वही यूज करें, यदि N95 में मास्क में तो ज्यादा अच्छा है, सैनिटाइजर प्रॉपर यूज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन करें। अभी कोई भी डॉक्टर आपको ये सलाह नहीं देगा कि कोरोना खत्म हो गया है या उससे अब डरने वाली बात नहीं है। तो बचाव का काम वैसे ही रखेंगे जैसा अपन पहले रखते आए। जी अमित जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने कि लगातार इंडिया न्यूज़ भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अभी भी आप सावधानी बरतें, और जिस तरीके से वैक्सीन आ चुकी है तो अपना नंबर आने पर वैक्सीन भी अवश्य लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल जो है वो पूछने के लिए। डॉक्टर अंशुल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुल जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की कमी को लेकर, दूसरी लहर को लेकर, जी सर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड लहर के समय मैं स्वास्थ्य विभाग उतना तैयार नहीं था, लेकिन अभी जब कई जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिए गए हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर यदि आती है तो उस समय ऐसी कोई कमी देखने को मिलेगी। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होती है, यही उसका सबसे खास सिम्टम है, और पहली लहर में भी देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सेकेंड लहर में मरीज ज्यादा मिले हैं, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है हमें कि बहुत किल्लत गई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हर मरीज में होती है, जिसमें को भी कोरोना इन्फेक्टेड होगा कई मरीजों में देखने को मिलती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब हम तीसरी लहर के लिए पहले से तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत जाएगी। जी डॉक्टर अंशुल, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये हम सभी को पता है कि जब कोरोना होता है तो वो हमारे फेफड़ों पर असर करता है, तो डॉक्टर ऐसी क्या वजह रही कि ऑक्सीजन की कमी इंसानों के शरीर में भी देखने को मिली? क्योंकि लगातार हर किसी के शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था। जितने मरीज सामने आ रहे थे, केवल एक चीज सुनने को मिल रही थी कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है, अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। जी सर, एक्चुअली आंकड़े उन्हीं के पता चलते हैं जो लोग एडमिट होते हैं या जो लोग ठीक होते हैं। जी कोरोना में कई मरीज अफेक्ट हुए हैं, जो इसमें से 60 या 70% लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए हैं। होम आइसोलेटेड मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भी कोई बहुत कम नहीं हुआ और नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं। ये जरूर है कि ये फेफड़ों में संक्रमित करता है, तो इसकी वजह से फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी आएगी ही, लेकिन हर मरीज में ऐसा देखने को नहीं मिला है। जो सीरियस मरीज है या जिनमें पहले से कोई बीमारी रही है या जिनकी शरीर से लड़ने की क्षमता कम है, तो वो मरीजों में ये इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिला, या जिन्होंने ट्रीटमेंट लेने में देरी की है। अधिकतर मरीज जो आजकल अभी सजग थे, उन्होंने जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू किया, वो होम आइसोलेशन में बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। तो एकदम घबराने की बात इसमें नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुल, जिन लोगों ने सही तरीके से उपचार किया वो सही स्वस्थ हुए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। इसी के साथ इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने घरों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, और अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। फिलहाल के इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।